हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बाद देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देन वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में डिस्कस करेंगे सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। तो चलो फिर ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत छोटी सी चीज समझकर। किसी भी नेशन में पावर शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, ईदर थ्रू फेडरल सिस्टम या फिर थ्रू यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की जाती है, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अपनी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा सिस्टम है वो है यूनिटरी सिस्टम। इस सिस्टम में जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसी के पास सारे पावर्स होते हैं। और ये सिस्टम बढ़िया है छोटे देशों के लिए जो ज्यादा बड़े नहीं है, जहाँ ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया ये एक बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और ऐसे में वी प्रेफर फेडरल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। और इसीलिए हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म, क्योंकि हमारे इंडिया में वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें जो पावर होती है वो डिवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। जहां भी पावर का डिवीजन होगा वहां पर होगा फेडरल सिस्टम। ईच लेवल हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर जो लेवल आपको देखने को मिलेगी उसकी अपनी पावर्स होंगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सेंटर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टेट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनको फुलफिल करनी है फॉर द स्टेट। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू गवर्न द कंट्री। और ये जो सारे ये अलग अलग लेवल्स हैं ये साथ में वर्क करते हैं, साथ में फंक्शन करते हैं टू गवर्न द कंट्री एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फेडरलिज्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव अ सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ईच विद पावर डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो कि पूरे नेशन के लिए लॉज बनाती है। उसके बाद अलग अलग स्टेट के लिए वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों ही गवर्नमेंट्स के अपने अलग अलग पावर्स हैं, अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये सारा कुछ ही वेल डिफाइंड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? तो इट इज द सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू व्हिच अ कंट्री विल वर्क। अब क्योंकि यहाँ पर पावर डिवीजन है तो पावर कैसे डिवाइड होगा, किसके पास क्या पावर होगा, ये सारा कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। इसीलिए फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि वहां पर कोई पावर डिवीजन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, इंडियाज फेडरल सिस्टम respects its vast diversity, enabling unity despite multiple languages, religion and culture। अब इंडिया में हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर आप लैंग्वेज की ही बात करो तो 20 से ज्यादा आपको मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी और माइनर लैंग्वेजेस तो 100 से भी ज्यादा होंगी। इसके अलावा अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोगों के कल्चर हैं, और ये जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, ये रेस्पेक्ट करता है इस पूरी ही डाइवर्सिटी को, और ये सारी ही डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से फंक्शन करती है थ्रू दिस सिस्टम। India's federal system respects its vast diversity, enabling unity despite multiple languages, religion and culture। यानी कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो इतने अच्छे से डेवलप हो चुका है, इतना वेल फंक्शनिंग है कि ऑल्दो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अगर आप लैंग्वेजेस की बात करो तो आपको 20 से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस मिलेंगी और माइनर लैंग्वेजेस तो 100 से भी ज्यादा होंगी। इसके अलावा अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, लोगों के अलग अलग ट्रेडिशन है, लेकिन ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। हमारी सारी गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर पा रही है, और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, जिसके थ्रू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे ही फंक्शंस बहुत ही अच्छे से वेल डिवाइडेड है। नेक्स्ट, द आइडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज कोएग्जिस्ट विद शेयर गवर्नेंस। गवर्नमेंट जो है वो शेयर्ड है, सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, और इस वजह से जो अलग अलग डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, ये सब लोग साथ में कोएग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अगर सपोज करो सिर्फ एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वो कितनी डाइवर्सिटी को हैंडल कर पाती। जो सेंटर में गवर्नमेंट है शायद उसे नहीं पता हो अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट, वहाँ के रिलीजन के बारे में नहीं पता, वहाँ के कस्टम्स के बारे में नहीं पता। तो ऐसे में जब फेडरलिज्म होता है, जब पावर का डिवीजन होता है, तो स्टेट अच्छे से स्टेट को हैंडल कर पाएंगी, सेंटर अच्छे से पूरी नेशन को कंट्रोल कर पाएगी, और इसकी वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी पॉसिबल है हमारी कंट्री में। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो पा रही हैं और बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फेडरलिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल सी की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहले वी हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल एंड रीजनल, ईच विद ऑटोनॉमी। फेडरल सिस्टम में आपको 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले वी हैव नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद रीजनल लेवल पे वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, ईच विद इट्स ओन ऑटोनॉमी, यानी कि राइट टू गवर्न और कंट्रोल ओन अफेयर्स। जो स्टेट है उसके कुछ अपने पर्टिकुलर अफेयर्स है जो कि स्टेट ही कंट्रोल करेगी, उन लॉज भी स्टेट बनाएगी, सारा कुछ स्टेट देखेगी। इसके अलावा कुछ अफेयर्स ऐसे हैं जो कि नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और इन पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो क्या है कि जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से डिवाइडेड है और जिसका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक।
नेक्स्ट, पीपल हैव डुअल आइडेंटिटीज, एग्जांपल गुजराती एंड इंडियन, बट इंडिया है सिंगल सिटीजनशिप। अब देखो जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके पास 2 आइडेंटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रह रहे हो इन गुजरात, तो सबसे पहले तो आप गुजराती हुए। अगर आप बिहार में रह रहे हो तो आप बिहारी हुए। सिंस यू आर लिविंग इन इंडिया, तो आप भारतीय तो हो ही, आप इंडियन तो हो ही। तो ऐसे आपकी आइडेंटिटीज तो 2 हो गई, स्टेट वाइज हो गई और एक नेशन वाइज हो गई। लेकिन सिटीजनशिप आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। तो सिटीजनशिप आपको इंडिया और स्टेट की अलग अलग नहीं दी गई है, सबके पास सिंगल सिटीजनशिप है, दैट दे बिलोंग टू इंडिया। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी आपके पास डुअल है, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, सबसे पहले वहां की आइडेंटिटी हो गई और दूसरा हो गई आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, ठीक। लेकिन याद रखना, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट, पावर आर क्लियरली डिफाइंड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाईएस्ट लॉ। जो भी पावर्स हैं, सेंटर की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है, वो बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इश्यूज जैसे कि डिफेंस हो गए, करेंसी हो गया, ये सारे इशू आते हैं अंडर यूनियन गवर्नमेंट। इसी तरह जो रीजनल इश्यूज हैं जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, ये सारे इशू आएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या समझा कि जो इश्यूज पूरे ही नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आ गए अंडर यूनियन गवर्नमेंट, और जो इश्यूज स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो आ गए अंडर स्टेट गवर्नमेंट। मूविंग ऑन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर कभी सेंटर या स्टेट के बीच में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है या फिर 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो वहां पर हमारी जुडिशरी आती है जो कि सेटल करती है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को। नेक्स्ट, रियल फेडरलिज्म डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल कल्चर, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर, ट्रस्ट और कॉपरेशन पर डिपेंड करता है रियल फेडरलिज्म। अगर ये चीजें सही से फंक्शन करेंगी तो जो फेडरलिज्म है, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा था हमारे देश के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा। If one region dominates, other may feel alienated, leading to conflicts or secession demand. अब सपोज कोई एक पर्टिकुलर रीजन डोमिनेट करने लग जाए, तो ऐसे में जो बाकी की रीजन है वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी डोमिनेट करें, हम भी इंडिपेंडेंट हो पाए। तो ये जो सारी ही चीजें होती हैं ये प्रिवेंट हो जाती हैं थ्रू फेडरलिज्म। नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में क्या चीजें कैसे हो रही थी। तो सबसे पहले तो इंडियाज डाइवर्सिटी डिमांडेड अ फेडरल सेटअप फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि ये तो हमें पता था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने वाली है, लेकिन इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पर जितनी ये सारी डाइवर्सिटी है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें एक फेडरल सेटअप की जरूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट, लीडर्स रिकॉग्नाइज द नीड टू डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस टू रिस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग डाइवर्सिटी थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थी, इन सबको रिस्पेक्ट करने के लिए, इन सबको अच्छे से इंक्लूड करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की जाए। नेक्स्ट, बिफोर पार्टीशन compromises were made to balance power demands, especially from Muslims. पार्टीशन से पहले जो मुस्लिम्स थे वो कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे प्रॉपर पावर शेयरिंग, उन्हें और ज्यादा पावर चाहिए थी, they wanted more autonomy. After partition, the Constituent Assembly established a federal system focusing on shared power, unity and cooperation. इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने स्टैब्लिश किया फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इसमें फोकस किया गया था ऑन शेयर्ड पावर, यूनिटी एंड कॉपरेशन। पावर शेयर हो रहा था, आपस में सबको कॉपरेट करना था, एंड ऑल दिस विल इवेंचुअली लीड टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। तो ये हो गया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया। तो हमें ये तो पता है कि इंडिया में वी हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं पावर डिवाइड कैसे है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दी गई है। सबसे पहले वी हैव यूनियन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, एंटायर नेशन, एंड दूसरी वी हैव स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी है स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं तो देखो, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। जो अलग अलग इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में। इसमें 3 लिस्ट प्रोवाइडेड है। सबसे पहले भी है यूनियन लिस्ट, और इस लिस्ट में वो सारे ही सब्जेक्ट मेंशन है जिस पर ओनली सेंटर कैन लेजिस्लेट, सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस एंड करेंसी। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि पूरी नेशन के लिए, पूरी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट। इसमें वो सारे मैटर्स हैं जिन पर स्टेट कैन लेजिस्लेट। एग्जाम्पल के लिए पुलिस, एग्रीकल्चर, ये वो मैटर्स हैं, वो सब्जेक्ट हैं जिन पर स्टेट लॉ बनाएगा। अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंगली इन सब्जेक्ट को डील कर सकती है। एंड नंबर 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें बोथ कैन लेजिस्लेट, एग्जांपल एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। तो इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकती हैं। इसके अलावा सेंटर के पास होती है रेसिडुअरी पावर, यानी कि अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है तो उस पर लॉ सेंटर बनाएगी, ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। तो ये हो गया हमारा रेसिडुअरी पावर। मूविंग ऑन, सेंटर होल्ड मेजर फाइनेंशियल पावर। जो मेजर फाइनेंशियल पावर है वो सेंटर के पास है। सेंटर के बाद ज्यादा मॉनेटरी रिसोर्सेज है, ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। स्टेट हैव रिस्पांसिबिलिटीज बट लिमिटेड रेवेन्यू। स्टेट के पास रिस्पांसिबिलिटी है पर उनके पास जो रेवेन्यू है वो बहुत लिमिटेड है, और इसीलिए स्टेट्स को सेंटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट।
लीडिंग टू फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन सेंटर। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर ज्यादा है। अब ये किया क्यों गया? तो देखो, अगर हम स्टेट को भी सेंटर जितनी ही फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पावर दे देते तो सेंटर अपने आप को स्टेट के अंडर कंसिडर नहीं करती, साथ में उन्हें जो भी करना है वो अपने आप इंडिविजुअल कर सकती थी, और ऐसे में जो इंडिया की यूनिटी है वो भी हैम्पर होने के चांसेस थे। इसीलिए टू मेक श्योर कि जो सारी ही स्टेट्स हैं वो ऐसे ही इंडिया का पार्ट बनी रहे, सेंटर के पास ज्यादा फाइनेंशियल पावर है, स्टेट को अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें सेंटर से हेल्प लेनी होगी। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि है हमारे इंडिया में। अब इसका मतलब क्या होगा? तो देखो, इंडियाज फेडरलिज्म कंबाइंस पावर शेयरिंग विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया के फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग तो हो रही है, सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स है, सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। रीजंस फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ये सेंटर स्ट्रॉन्ग बनाया क्यों? इसके रीजन क्या है? तो देखो, सबसे पहले टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्स वास्ट कंट्री। इतनी डाइवर्स, इतनी बड़ी कंट्री में अगर हमें यूनिटी बनानी है तो ये बहुत जरूरी है कि कोई एक तो ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है। इसीलिए जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है, ताकि स्टेट अपने आप को अलग ना कर पाए या स्टेट अपनी मनमानी ना कर पाए, और इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी जो इंडिया है उसकी यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो इस टाइम पर हमारी जो इंडिया थी वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी। अब इन सबको साथ लाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, ठीक है। तो इसलिए भी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एंड नंबर 3, टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस जॉइंटली। बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स लाना था, सेटलमेंट्स को खत्म करना था, इसके अलावा पॉवर्टी हो गई, इलिटरेसी हो गई। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था कि एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो कि सारी ही चीजों को जॉइंटली मैनेज कर पाए, वरना हर स्टेट अपना अलग अलग मैनेज करेगी तो ऐसे में हमारी पूरी कंट्री जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कुछ चीजें जो कि पूरे नेशन के लिए जरूरी है उनका टेक केयर करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया गया। नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोविजंस स्ट्रेंथनिंग सेंटर। वो क्या अलग अलग प्रोविजंस हैं जो कि हमारा सेंटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं? तो सबसे पहले, पार्लियामेंट कैन क्रिएट मर्ज चेंज स्टेट्स आफ्टर कंसल्ट। दैट मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है वो नई स्टेट्स क्रिएट कर सकती है, अलग अलग स्टेट्स को मर्ज कर सकती है, साथ में वो एग्जिस्टिंग स्टेट को भी चेंज कर सकती है, बट ये सब करने के लिए उससे पहले उसे स्टेट्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ऑल्दो हमारी सेंटर पावरफुल है बट स्टेट से कंसल्ट करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस अलाउ सेंटर टू टेक ओवर स्टेट फंक्शंस टेम्परेरीली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस लिस्टेड है, और ऐसे केस में जो सेंटर है वो स्टेट को टेक ओवर कर सकती है, स्टेट के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि जो हमारा फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है, वो इन इमरजेंसी प्रोविजंस की वजह से थोड़े टाइम के लिए सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर सेंटर के पास पूरी ही पावर आ जाएगी स्टेट की। नेक्स्ट, मोस्ट टैक्स रेवेन्यूज बिलोंग टू सेंटर, स्टेट डिपेंड ऑन ग्रांट्स। ज्यादातर जो रेवेन्यू पावर है, जो टैक्सेस है, वो सेंटर को बिलोंग करते हैं और स्टेट को सेंटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है फॉर द ग्रांट्स, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो गए मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज गवर्नर। सो जो गवर्नर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय सेंटर एंड दे कैन रिकमेंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और हर स्टेट के अपने अलग अलग गवर्नर्स होते हैं। ये जो गवर्नर होते हैं ये रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का डिसमिसल, और इस केस में क्या होगा, जो पावर है वो आ जाएगी विद द सेंटर। नेक्स्ट, सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट विद राज्यसभा अप्रूवल। यानी कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, अगर सेंटर उसके ऊपर लॉ बनाना चाहता है तो सेंटर ऐसा कर सकता है अगर उसे राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाए तो। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, सुपीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये लोग स्टेट और सेंटर दोनों को ही सर्व करते हैं, बट ये रहते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो ऐसे में अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई आईएएस कोई आईपीएस पोस्टेड है तो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट ना तो उन्हें रिमूव कर सकती है और ना ही उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो ये एक यूनियन की पावर है ओवर द स्टेट। इसके अलावा स्पेशल पावर्स हैं जो कि पार्लियामेंट को दी गई हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? तो ये है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन जो कि होते हैं इन सर्विस अंडर यूनियन या फिर अंडर स्टेट। ये पावर है विद द पार्लियामेंट and these are based on constitutional provisions for security. These are mentioned in article number 33 and 34. ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम। अभी तक हमने फेडरल सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, डिवीजन ऑफ पावर देख लिया, फीचर्स देख लिए। अब देखते हैं इस सिस्टम में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। तो देखो, दो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस स्टेट ऑटोनॉमी, सेंटर्स डोमिनेंस कॉजेस टेंशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो सेंटर है उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन आवर फेडरेशन। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ऑल्दो स्टेट्स ऑटोनॉमस हैं, उनके अपने एरिया ऑफ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी जो सेंटर है उसका डोमिनेंस है, ठीक है। स्टेट वांट्स मोर पावर एंड ऑटोनॉमी। हमने ऊपर ही पढ़ा कि स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बट उनके पास उतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इसके लिए उन्हें डिपेंड होना होता है ऑन द स्टेट फॉर ग्रांट्स। तो ऐसे में जो स्टेट्स है वो चाहती हैं कि उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज्यादा फ्रीडम मिले अपने डिसीजंस लेने का, और साथ में इनको मोर पावर मिले इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑल्सो।
लेकिन जो हमारी सेंटर है उसका एम है टू मेंटेन यूनिटी, और इसी वजह से स्टेट्स को हम ज्यादा पावर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इनको हम 3 एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले, बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1950s एंड 1960s, तो इस टाइम पर कांग्रेस वाज इन डोमिनेंस, कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी सेंटर में भी और स्टेट में भी, और इस वजह से बहुत ही स्मूथ रिलेशंस थे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो स्टेट्स थी वो एक्सपेक्ट करती थी कि उन्हें सेंटर से एड मिलेगी, फाइनेंशियल मदद मिलती रहेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो पार्टी थी सेंटर पे और स्टेट लेवल पे वो सेम ही थी, कांग्रेस ही ज्यादातर हर जगह डोमिनेट कर रही थी। इसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ मिड 1960s, जिसमें हमें देखने को मिलता है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। अब जो कांग्रेस था उसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा था, एंड नाउ देयर वर राइज ऑफ ऑपोजिशन स्टेट, मोर ऑटोनॉमी डिमांडेड। अब क्या था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। अब ऐसे में सेंटर पर अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और इसी वजह से जो स्टेट्स थी वो चाहती थी कि उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, उन्हें ज्यादा पावर्स मिले। एंड नेक्स्ट है हमारा सिंस 1990s, जब से हमें देखने को मिलती है कोलिजन पॉलिटिक्स एंड रीजनल पार्टीज विच लेड टू मोर बैलेंस्ड फेडरलिज्म, यानी कि 1990s के बाद में कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, यानी कि 2-3 जो पार्टीज हैं वो साथ में मिलकर सरकार बनाएंगी। इसके अलावा अलग अलग रीजनल पार्टीज आ रही हैं जो रीजनल लेवल पर ही वर्क कर रही हैं। तो ऐसे में जो फेडरलिज्म है वो ज्यादा बैलेंस होकर वर्क कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने देखा कि जब कांग्रेस पावर में थी, डोमिनेट थी, तो उस टाइम पर कोई भी इश्यूज नहीं थे, हर चीज कांग्रेस ही कंट्रोल कर रही थी। सो ऑल्दो फेडरल स्ट्रक्चर था, बट हर जगह कांग्रेस की ही पार्टी थी। लेकिन 1990s में जब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, तो कहीं कोई पार्टी है, कहीं रीजनल पार्टी है, तो ऐसे में अच्छे से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है, हर जगह हमें सिमिलैरिटी नहीं मिल रही, एंड नाउ देयर इज मोर बैलेंस्ड फेडरलिज्म, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। जो स्टेट्स हैं जो और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहती हैं और ज्यादा पावर चाहती हैं, तो किस रिस्पेक्ट में चाहती हैं? तो सबसे पहले दे वांट मोर पावर, लाइक स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल वांट मोर अथॉरिटी। इन्हें चाहिए कि ज्यादा इन्हें अथॉरिटी मिले ओवर देयर स्टेट। इसके अलावा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन्हें चाहिए, दे वांट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू। वो चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं और जो रेवेन्यू है उस पर स्टेट का कंट्रोल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल लेफ्ट फ्रंट्स 1970 डिमांड्स। तो ये हो गई डिमांड फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो सेंटर है उसके ऊपर स्टेट को फाइनेंसेस के लिए डिपेंड ना करना पड़े, इनको और ज्यादा फाइनेंसेस मिले, इस रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिले और रेवेन्यूज पर भी। नेक्स्ट, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, दैट मीन्स फ्रीडम इन मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स विदाउट सेंटर इंटरफेरेंस। दैट मीन्स फ्रीडम इन मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स विदाउट सेंटर इंटरफेरेंस। स्टेट ये चाहती है कि जो भी स्टेट के अफेयर्स है वो इंडिपेंडेंटली उन्हें मैनेज करे और सेंटर उसमें इंटरफेयर ना करे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा ही स्टेट कंट्रोल करे और सेंटर उसमें इंटरफेयर ना करे। एंड फोर्थ है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, दैट मीन्स अपोजिंग हिंदी इंपोजिशन एंड प्रमोटिंग लोकल लैंग्वेजेस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि उन्हें मिले कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, यानी कि कौन सी लैंग्वेज उन्हें प्रमोट करनी है, किस लैंग्वेज को उन्हें ग्रो करना है, वो उनके कंट्रोल में हो, ना कि सेंटर के गवर्नमेंट में। ऐसी वजह से तमिलनाडु एंड पंजाब जैसे एरियाज में हमें एजुटेशन देखने को मिला है अगेंस्ट द हिंदी इंपोजिशन, बिकॉज दी स्टेट्स वांट कंप्लीट ऑटोनॉमी। लैंग्वेज और कल्चर जो होना चाहिए वो इनके अकॉर्डिंग ये प्रमोट करें, ठीक है। सो ये हमने देखी है डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, जिसमें हमने 4 डिमांड्स देखी स्टेट्स की। उन्हें ज्यादा पावर चाहिए, अथॉरिटी ज्यादा चाहिए, उनको फाइनेंसेस पर कंट्रोल चाहिए, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट रूल। तो सबसे पहले तो जो गवर्नर होते हैं ये कोई इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है, सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। अब क्योंकि सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करके भेज रहा है, तो इसीलिए गवर्नर्स को सेंटर के एजेंट की तरह देखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर को अपॉइंट किया है वो सेंटर ने किया है, तो ये बिलीव किया जाता है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करेगा। This causes controversy, especially when center and state are ruled by different parties. अब जब सेंटर में अलग पार्टी और स्टेट में अलग पार्टी होती है, तो ऐसे में काफी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है, क्योंकि जो गवर्नर है उसे सेंटर ने इलेक्ट करके भेजा है, तो जो स्टेट पार्टीज है वो हमेशा ही गवर्नर के ऊपर डाउट करती रहती हैं। नेक्स्ट, सरकारी कमीशन रिकमेंडेड गवर्नर्स बी नॉन पार्टिसन। दैट मीन्स जो गवर्नर है वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, एंड दे शुड नॉट सपोर्ट एनी पार्टी। Next, Article 356 of the Constitution, which is about President's rule. According to this article, center can take state government if it cannot function constitutionally. अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही according to the Constitution, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ले सकती है ओवर दैट स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसमिसल है वो गवर्नर्स के थ्रू रिकमेंड किया जा सकता है, साथ में पार्लियामेंट भी अप्रूव कर सकता है प्रेसिडेंट रूल टिल 3 years, यानी कि मैक्सिमम 3 साल तक जो सेंटर है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट, इस पावर का मिसयूज हुआ है इन पास्ट। एग्जाम्पल, डिसमिसल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अच्छे से भी वर्क कर रही थी उसको डिसमिस कर दिया गया, ताकि वहां पर जो दूसरी पार्टी है वो रूल ना कर पाए और वो स्टेट आ जाए अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू सच केसेस टू प्रिवेंट अब्यूज।
जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो ऐसे केसेस को रिव्यू कर सकती है एंड मेक श्योर करे कि पावर की वजह से देयर इज नो अब्यूज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट गवर्नर। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अभी तक हम देख रहे थे स्टेट और सेंटर में क्या इश्यूज आ रहे हैं पावर को लेकर। अब हम देखेंगे स्टेट और स्टेट के बीच में भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों हो रहे हैं, तो देखो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये मेनली दो रीजन से होते हैं। सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट, जो स्टेट्स होती हैं जो एक दूसरे के बगल में होती हैं, एक दूसरे की नेबरिंग स्टेट्स होती हैं, उनके बीच में यूजुअली बॉर्डर्स को लेकर डिस्प्यूट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेलगांव सिटी को लेकर डिस्प्यूट है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इसके अलावा मणिपुर एंड नागालैंड के डिस्प्यूट के बारे में तो हम सबको पता ही है। एंड देन ऑल्सो वी हैव चंडीगढ़, जिसको लेकर डिस्प्यूट है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। ये दोनों ही चाहते हैं चंडीगढ़ टू बी देयर कैपिटल सिटी, और अभी एट प्रेजेंट चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। मूविंग ऑन, पहला तो हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट। जो सेकंड रीजन है डिस्प्यूट का बिटवीन स्टेट्स वो है रिवर वाटर डिस्प्यूट, यानी कि पानी को लेकर जब भी कोई रिवर फ्लो कर रहा है तो उसका वाटर कौन सी स्टेट लेगी, किसके पास ज्यादा वाटर रिसोर्सेज जाएंगी, इसको लेकर भी अलग अलग स्टेट्स में डिस्प्यूट है। जैसे कि कावेरी रिवर को लेकर देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, वहीं पर नर्मदा रिवर को लेकर देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वेरियस डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। दो स्टेट के बीच में जब डिस्प्यूट होंगे या तो होंगे फॉर वाटर या फिर होंगे फॉर वाटर रिसोर्सेज। कोर्ट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट, जब भी ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं तो यूजुअली जो जुडिशरी है वो मेक श्योर करती है कि ये सारी ही कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोविजन इन इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया के फेडरलिज्म में कुछ स्पेशल प्रोविजन है, तो एक एक करके अब हम उन्हें देखेंगे। India's federalism is asymmetric, that means different states get different treatment based on history, culture and circumstances. हिस्ट्री के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है और इसी को कहा जाता है एसिमेट्रिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये इंडियन फेडरलिज्म का एक स्पेशल प्रोविजन है। इसके अलावा जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनको राज्यसभा में कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जो बड़ी स्टेट्स हैं उनको राज्यसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यह दिया गया है ऑन द साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट मेनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जिनकी हिस्ट्री और कल्चर अलग है, उनके लिए देयर आर वेरियस स्पेशल प्रोविजंस, जैसे कि फॉर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एटसेट्रा। इसके साथ ही काफी और भी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड तेलंगाना। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइबल ग्रुप स्पेशल स्टेटस दिया गया है। These aim to address unique social cultural needs। अब ये स्पेशल स्टेटस दिया क्यों गया है, क्योंकि ये स्टेट्स यूनिक है और इनकी जरूरत है सोशल एंड कल्चरल यूनिक नीड्स की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर विच हैड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब ऐसा हुआ क्यों था, तो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हुआ था कश्मीर को लेकर, लेकिन जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने डिसाइड किया थ्रू ज्वाइन इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर वाज अ वेरी बिग प्रिंसली स्टेट एंड इट ज्वाइंड इंडिया आफ्टर 1947 इन्वेजन। ठीक है, अब क्योंकि जो मोस्टली मुस्लिम स्टेट्स थी उन सब ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, बट स्टिल जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन किया, तो ऐसे में इनको कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी देना जरूरी था एंड ऑल दीज वर मेंशन्ड इन आर्टिकल 370। पार्लियामेंट नीडेड जम्मू कश्मीर कंसेंट टू लेजिस्लेट ऑन मोस्ट मैटर। जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी मैटर में लेजिस्लेट करने से पहले पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर का कंसेंट वाज रिक्वायर्ड। जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग था। साथ में सेंटर्स इमरजेंसी पावर जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर में लिमिटेड थी व्हेन कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे थे और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्करेंस वाज रिक्वायर्ड। तो ये थे कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। नेक्स्ट, इन अगस्त 2019 आर्टिकल 370 वाज ऑब्रोगेटेड, यानी कि आर्टिकल 370 को अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया था एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर एक सिंगल यूनिट थी अब उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जिसके पास अपना लेजिस्लेचर था एंड सेकंड वाज लद्दाख व्हिच वाज विदाउट लेजिस्लेचर एंड दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 उसके स्पेशल प्रोविजन और कब उसे खत्म कर दिया गया और खत्म करने के बाद कैसे जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, अब हमारा चैप्टर हो चुका है पूरा ही खत्म। अब जल्दी से हम डिस्कस करेंगे की टर्म्स एंड डेफिनेशंस। शुरू करेंगे विद फेडरलिज्म। तो ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, ईच हैविंग देयर ओन जुरिसडिक्शन एंड ऑटोनॉमी। दोनों ही गवर्नमेंट के पास अपना अपना एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन होता है, अपने रिस्पांसिबिलिटीज एंड अपनी पावर्स होती है। नेक्स्ट, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होती है नेशनल गवर्नमेंट एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर मैटर्स दैट अफेक्ट एंटायर कंट्री। जो भी मैटर्स पूरे ही नेशन को अफेक्ट करते हैं वो सारे ही आते हैं अंडर यूनियन गवर्नमेंट, सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी। Next, state government. So the government of individual state responsible for regional matter like police, agriculture, etc. यानी कि अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है रीजनल मैटर्स की टेक केयर करना, जैसे कि हो गया हमारा एग्रीकल्चर या फिर पुलिस। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर. सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिटेल इन 3 लिस्ट, यानी कि 3 लिस्ट प्रोवाइडेड है इन शेड्यूल 7 जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
ये है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें वो सारे ही सब्जेक्ट मेंशन हैं जिन पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, सच एज एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। इसके बाद अगला टर्म है सिंगल सिटीजनशिप। तो इन इंडिया ऑल द सिटीजंस हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है और वो है इंडिया की सिटीजनशिप। अलग अलग स्टेट्स के लिए यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइडेड नहीं है, इसी को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि ये हमारे इंडियन फेडरलिज्म का वो कंसेप्ट है जिसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सिग्निफिकेंट पावर दी गई है, ज्यादा पावर दी गई है, एंड दिस इज डन टू मेंटेन यूनिटी, साथ में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और इमरजेंसी सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन, सो दीज आर स्पेशल पावर्स गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक कंट्रोल ऑफ स्टेट ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, उसका पावर ले सकती है, और इन्हीं को कहा जाता है इमरजेंसी प्रोविजन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नर, तो ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट और गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द गवर्नर, सो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में एक लिंक की तरह वर्क करता है, और ये जो पोजीशन है इट हैज बीन कंट्रोवर्शियल, स्पेशली जब सेंटर में अलग पार्टी और स्टेट में हमें अलग पार्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, सो दिस इज गिवन इन आर्टिकल 356 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्रोविजन अलाउइंग द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसा प्रोविजन जिसके थ्रू यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है, उसका कंट्रोल ले सकती है, इफ इट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सही से फंक्शन नहीं कर रही तो। नेक्स्ट इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, तो ये होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हमें स्टेट्स के बीच में देखने को मिलते हैं। दीज आर मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, या तो ड्यू टू बाउंड्रीज या फिर बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांटिंग सर्टेन स्टेट्स एडिशनल ऑटोनॉमी और डिफरेंट ट्रीटमेंट ड्यू टू देयर यूनिक सोशल कल्चरल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के सोशल कल्चरल या हिस्टोरिकल रीजन की वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें स्पेशल पावर दी जाती है, स्पेशल ऑटोनॉमी, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो इसी को कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 370, तो ये एक पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी, एंड इट हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग था, साथ में इट लिमिटेड द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अभी इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है, एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019, सो द लॉ रिवोक्ड आर्टिकल 370, जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म कर दिया, एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड देन लद्दाख। ठीक है, तो ये होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट्स क्विकली सी द समरी। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अब हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि फेडरलिज्म में पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है। इंडियाज फेडरल सिस्टम रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी, डिवाइड्स रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस देयर पावर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन यूनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों की ही पावर क्लियरली डिफाइंड है, और साथ में जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बट आर मैनेज थ्रू लॉ एंड पॉलिटिक्स। जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसके लिए वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो इन सारे ही कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवा देती है। लास्टली सम स्टेट्स हैव स्पेशल प्रोविजन। कुछ स्टेट के पास स्पेशल प्रोविजन है ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के पास था टिल 2019। सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।